हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रीना जारवाल एंड आज हम हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सिस्टम। सो बेसिकली जब सिस्टम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात है तो हम उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम की। सो आपको ये तो पता ही है कि स्टैटिक सिस्टम क्या होता है और डायनामिक सिस्टम क्या होता है। सो पहले मैं बता देती हूँ एक बार फिर से। सो स्टैटिक सिस्टम्स आर मेमोरीलेस सिस्टम and basically we can say that they do not contain any memory elements and the output signal value depends only upon the present value of the input signal. So basically output signal है जो इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है, वो होते हैं स्टैटिक। और डायनामिक सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं इन विच आउटपुट डिपेंडेड अपॉन इनपुट वैल्यू एट प्रेजेंट एंड प्रीवियस टाइम। सो बेसिकली ये दोनों तरीके के क्वेश्चन, स्टैटिक है डायनामिक है, तो ये चेक करने के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन है y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस 2। चेक वेदर द सिस्टम इज स्टैटिक और डायनामिक। सो चेक करते हैं। सो हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, हम यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 0 के लिए चेक करेंगे। सो फॉर t इज इक्वल्स टू 0 y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू x ऑफ 0 माइनस 2। सो हियर y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस 2। So basically the output depends on the past value of the input. So that's why the system is dynamic. So basically हमें करना क्या है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर t की वैल्यू 0 के लिए चेक करनी है। चेक करने के बाद हमें देखना है कि वहाँ जो आउटपुट वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इनपुट वैल्यू की प्रेजेंट टाइम के इनपुट वैल्यू पर या पास्ट टाइम के इनपुट वैल्यू पर। वो चेक करने के बाद हम बताएंगे कि वो स्टैटिक है या डायनामिक है। इफ अगर वो प्रेजेंट टाइम के इनपुट वैल्यू पर ही डिपेंड कर रही है तो वो स्टैटिक है, अदरवाइज वो डायनामिक है। आगे हम बात करते हैं कॉजल एंड नॉन कॉजल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। तो सेकेंड वन इज कॉजल and non-causal system। ठीक है, अब कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम में आपको पता ही है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अ सिस्टम इज कॉजल इफ आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ द इनपुट एट प्रेजेंट टाइम एंड इन द पास्ट। सो बेसिकली इन कॉजल सिस्टम जो आउटपुट वैल्यू है वो प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम के जो इनपुट है उन पर डिपेंड करती है। एंड फॉर नॉन कॉजल बेसिकली वी कैन से दैट फॉर नॉन कॉजल सिस्टम द आउटपुट डिपेंड अपॉन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट। सो हियर इट इज डिपेंड ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू एंड नॉन कॉजल सिस्टम्स आर डिपेंडेंट ऑन future value, means output dependent on future value of the input signal and this is dependent upon the present and past value of the input signal. So question देखते हैं। So question है check whether the signal is causal or non causal and question है y of t is equivalent to x square of t plus x of t minus 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले फॉर t इज इक्वल्स टू 0 चेक करते हैं। सो फॉर t इज इक्वल्स टू 0 y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू होगा x स्क्वायर ऑफ 0 प्लस x 0 माइनस 2। सो बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज x स्क्वायर ऑफ 0 प्लस x ऑफ माइनस 2। नाउ फॉर t इज इक्वल्स टू 1 for t is equals to 1, y of 1 is equals to, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ x स्क्वायर ऑफ 1 प्लस x ऑफ माइनस 1। सिमिलर वे में आगे बात करते हैं हम फॉर t इज इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए देख लेते हैं। सो फॉर t इज इक्वल्स टू माइनस 1, y ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर ऑफ -1 प्लस एक्स ऑफ -3. डायरेक्ट देख लीजिए, -1 एंड -2 इज -3. सो बेसिकली वी कैन सी दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t the output depends on present and the past value of the input. So therefore the system is causal. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियरली शो हो रहा है कि जो आउटपुट है वो प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है इनपुट की. सो दैट्स व्हाई इट इज अ कॉजल सिस्टम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. y of n is equivalent to x of n square. Check whether the system is static or dynamic. So check करते हैं. So वही सबसे पहले for n is equals to 0, तो y of 0 is equivalent to होगा x of 0. मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया बिकॉज 0 का स्क्वायर इज 0. सो दैट इज x of 0. सिमिलर वे में फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए होगा x of 1 बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1. नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू 2 के लिए, सो y of 2 इज इक्वल्स टू x of 4 बिकॉज 2 raised to power 2 is equals to 4. That is x of 4. So basically we can say that the output depends on the future value of the input. So therefore the system is non-causal. ठीक है, क्योंकि आगे भी आप अगर देख रहे हो, मैं और आगे इसको सॉल्व करके दिखा सकती हूँ. तो फॉर n इज इक्वल्स टू 3 की बात करें तो y of 3 में भी अगर देखें तो x of 9 आएगा. सो बेसिकली जो आउटपुट डिपेंड कर रहा है वो फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस इज द नॉन कॉजल सिस्टम. सो इस तरीके से आपको कॉजलिटी चेक करनी है. एंड स्टैटिक एंड डायनामिक में भी आपको इसी तरीके से चेक करना है. बस आपको ये याद रखना है कि उसका जनरल डेफिनेशन क्या है, किस बेस पर उसकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. जैसे कॉजलिटी में आपने देखा प्रेजेंट एंड पास्ट पे डिपेंड कर रहा है देन कॉजल, और फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है तो नॉन कॉजल. इसी तरीके से स्टैटिक एंड डायनामिक का भी डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन करते टाइम पे आपको वो कंडीशन याद रहे और उस कंडीशन के बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके. नेक्स्ट आता है हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम. ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. सो क्वेश्चन है हमारे पास dy of t over dt plus 8t y of t is equivalent to t square x of t. And question है check whether the following system is linear or non-linear. सो चेक करते हैं. तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लीनियरिटी चेक करने के लिए जो भी आपके पास फंक्शन होगा वो सुपरपोजिशन और होमोजेनिटिक प्रिंसिपल पे वर्क करता हो तभी जाके वो लीनियर होगा, अदरवाइज वो नॉन लीनियर होगा. सो सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के लिए आपको क्या लिखना है? If the input is x1 of t, then the corresponding output is y1 of t. Then the given differential equation can be written as, so for x1t and y1 of t, it is represented as dy1 of t over dt plus 8t y1 of t is equals to t square x1 of t. So this is the function for the input is x1t and the corresponding output is y1 of t. Now similarly for input is x2t and the output is y2t, then differential equation can be written as dy2 of t over dt plus 8t y2 of t is equals to t square x2 of t. So this is the representation. एंड नाउ अब हम देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से नहीं करता. सो फ्रॉम दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन 2. सो एज फ्रॉम द लीनियरिटी प्रॉपर्टी द इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड विद a1
and equation 2 is multiplied with a2, and then we add them and then we obtain this function. So मैं डायरेक्टली पहले तो मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट जो ऐड करने पर आ रहा है मैं आपको वो लिख रही हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे a1 से, तो dy1 ऑफ t ओवर dt प्लस 8a1 ty1 ऑफ t. पहले लिख ही देती हूँ मैं. a1 से जो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया है तो ये आएगा a1 t स्क्वायर x1 ऑफ t. सिमिलर वे में जो सेकेंड इक्वेशन था उसको a2 से मल्टीप्लाई किया है, सो डैट इज dy2 ऑफ t ओवर dt प्लस 8a2 ty2 ऑफ t इज इक्वलेंस टू a2 t स्क्वायर x2 ऑफ t. तो ये अनदर इक्वेशन आ गई 3 एंड 4. नाउ ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास बाय मल्टीप्लाइंग द a1 एंड a2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बेसिकली वी कैन से दैट कि जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है इक्वेशन 1 का तो a1 से और इक्वेशन 2 का a2 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये ऑब्टेन हुआ है. अब इन को नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. नाउ इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे. सो आफ्टर एडिंग वी ऑब्टेन दिस a1 dy1 ऑफ t ओवर dt प्लस 8a1 t1 y1 ऑफ t ty1 ऑफ t प्लस a2 dy2 ऑफ t ओवर dt प्लस 8a2 ty2 ऑफ t is equivalent to a1 t square x1 of t plus a2 t square x2 of t. So after adding हमारे पास ये आता है. Now हम इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, और फर्दर सॉल्व करने के बाद में हमारे पास ये आएगा d ऑफ dt a1 y1 ऑफ t प्लस a2 y2 ऑफ t. देखिए यहाँ पर पहले बता देती हूँ कैसे. यहाँ सर अगर आप d ऑफ dt d बाई dt अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचता है a1 y1 ऑफ t प्लस a2 y2 ऑफ t प्लस यहाँ से अगर आप a1t बेसिकली जैसे यहाँ पर भी 8t है वहाँ भी 8t, तो 8t मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा a1 y1 ऑफ t प्लस a2 y2 ऑफ t इज इक्वलेंस टू, अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है t स्क्वायर, सो डैट इज a1 x1 ऑफ t a1 x1 ऑफ t प्लस a2 x2 ऑफ t. So basically we can say that it is the weighted sum of output, this one weighted sum of output and this one is weighted sum of input. So from the equation the weighted sum of the input to the system process on output which is equal to weighted sum of output to each of the individual input. So therefore the system is linear. ओके तो इस तरीके से आपको करना है. सबसे पहले क्या करना है, आपको x1 फंक्शन y1 फंक्शन के लिए इक्वेशन ऑब्टेन करना है, देन x2 एंड y2 के लिए ऑब्टेन करना है. उसके बाद जो भी इक्वेशन आएगा उसको आपको x1 वाले और y1 वाले इक्वेशन को आपको a1 से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड वन को आपको a2 से मल्टीप्लाई करना है. देन जैसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको इक्वेशंस को ऐड करना है. ऐड करने के बाद में कॉमन फैक्टर लेने के बाद में आपको चेक करना है कि हमारे पास वो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल और होमोजेनिटी का प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो रहा है, उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है. अगर हो रही है देन द सिस्टम इज लीनियर, अदरवाइज इट इज नॉन लीनियर. तो फ्रॉम द इक्वेशन द वेटेड सम ऑफ इनपुट टू द सिस्टम process on output which is equals to weighted sum of output to each of the individual input. So therefore the system is linear. आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की. सो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं अब हम. अब हम बात करते हैं
देखते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। ओके, सो चेक करते हैं टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द सिस्टम इज टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको y ऑफ t इज इक्वल्स टू टी एक्स ऑफ t। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उसमें जनरली आप ये कह सकते हो you check the output due to delayed input by k unit. So it is represented as the output due to delayed input by k unit. So basically it is represented as y of t comma k is equals to t of x t minus k. So here you can see that the output due to delayed input by k unit. Now आगे चेक करते हैं। सो अब आगे आप चेक करोगे तो आपको जनरली क्या चेक करना है, आउटपुट इज डिलेड बाय के यूनिट। सो नेक्स्ट इज नाउ आउटपुट इज डिलेड बाय के यूनिट। दिस इज द कंडीशन इफ आउटपुट इज डिलेड बाय के यूनिट। सो बेसिकली जब आउटपुट के यूनिट से डिले किया जाएगा तो ये होगा y ऑफ t माइनस के, y ऑफ t माइनस के इज इक्वल्स टू t माइनस के, बिकॉज k यूनिट से डिले कर रहे हैं तो यहाँ पर भी t की जगह पर t माइनस के एंड x की जगह पर यहाँ पर भी t की जगह पर t माइनस के। सो बेसिकली एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास और एक इक्वेशन ये हो गई। आप इन दोनों को देखो, पहली हमारे पास कंडीशन है इफ द आउटपुट ड्यू टू डिलेड इनपुट बाय के यूनिट, यानी कि सिर्फ हमारे पास जो फंक्शन x का था उसको के यूनिट से डिले करते हुए दिखाना था। यहाँ पर टोटल जो आउटपुट फंक्शन है उसको डिले करना था बाय के यूनिट। तो बेसिकली जहाँ जहाँ पर भी t था वहाँ पर t माइनस के रिप्रेजेंट करना था। अब दोनों इक्वेशंस को चेक करो, क्या दोनों इक्वेशन सेम आ रही है? नहीं। सो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, मैं ऊपर इसको मिटा के यहाँ लिख रही हूँ। सो बेसिकली दोनों इक्वेशन सेम नहीं आ रही है तो y ऑफ इज नॉट इक्वल्स टू y ऑफ t माइनस के। सो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं आ रही है सो बेसिकली वी कैन से दैट द सिस्टम इज टाइम वेरिएंट बिकॉज ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है हमारे पास y ऑफ n इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर n माइनस 1। अब इसको चेक करते हैं। वही फर्स्ट ऑफ ऑल इफ द इनपुट इज डिलेड बाय के यूनिट, तो जब इनपुट के यूनिट से डिले करेगा तब हमारे पास y n ऑफ k इज इक्वल्स टू आएगा एक्स स्क्वायर n माइनस 1 माइनस k, बिकॉज ओनली द इनपुट इज डिलेड बाय द k unit, so that's why the output is represented as this. Now the condition if the output is delayed by k unit, so basically अब होल आउटपुट को k यूनिट से डिले कर रहे हैं तो y ऑफ n माइनस k इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ n माइनस k माइनस 1। जहाँ भी n है वहाँ पर n माइनस k कर दिया है। अब यहाँ पर चेक करिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों इक्विवेलेंट है क्या? सो बेसिकली अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन सेम आ रही है। ये भी आ रहा है एक्स स्क्वायर n माइनस 1 माइनस के, ये भी आ रहा है एक्स स्क्वायर n माइनस k माइनस 1, सिमिलर इक्वेशंस है। सो वी कैन से दैट y n comma k is equals to y of n minus k. So the system is time invariant. So this is the procedure for checking that the function is time variant or time invariant. So basically यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों सिस्टम हैं, दोनों सिस्टम फंक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट आ रहे हैं। So that's why जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबल है हमारा जो भी सिस्टम है वो स्टेबल है या नहीं है, वो चेक करते हैं. सो क्वेश्चन है स्टेबल, क्वेश्चन है चेक द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट. तो क्वेश्चन है y ऑफ n इज इक्वल्स टू e raised to power 5 x of n. So basically if x of n is equals to del of n, so obvious सी बात है then y of n क्या होगा, h of n होगा. तो ये जो कंडीशन होगी तो इसकी वजह से जो इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा h of n इज इक्वल्स टू e raised to power 5 del of n. मीन्स बेसिकली हमने जो कंडीशंस ली है इम्पल्स फंक्शंस के लिए वो कंडीशन यहाँ पर पुट कर दी है. पुट करने के बाद हम चेक करते हैं व्हेन n इज इक्वल्स टू 0. तो n इज इक्वल्स टू 0 पर h of 0 आ जाएगा e raised to power 5 del of 0. तो ऑब्वियस सी बात है डेल ऑफ 0 जो होगा वो 1 होगा. सो डैट इज e raised to power 5. सिमिलर वे में जब हमारे पास n इज इक्वल्स टू 1 होगा, n इज इक्वल्स टू 1 पे h of 1 होगा e raised to power 5 del of 1. सो यहाँ पर एक फंक्शन 0 आ जाए, सॉरी यहाँ पर ये जो फंक्शन है बिकॉज ये 1 कैसे आएगा, क्योंकि बिकॉज डेल ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड e raised to power 0 इज इक्वल्स टू 1. नाउ नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं. सो फॉर n इज इक्वल्स टू 2 के लिए h of 2 होगा e raised to power 5 del of 2. फॉर del of 2 इज इक्वल्स टू 0. So e raised to power 5 into 0 is e raised to power 0. So it is 1. So basically we can say that h of n is equivalent to e raised to power 5 when n is equals to 0 and 1 when n is not equivalent to 0. So basically we know that the necessary condition and sufficient condition for bounded input, bounded output stability is expressed as summation n is equal to 0 to infinity mod of h of n is equal to h of 0 plus h of 1 plus h of 2 plus and so on. तो हमारे पास जनरली ये क्या आएगा, h of 0 e raised to power 5, h of 1 1, h of 2 1 plus and so on. So from the above equation we can say that it is clear that the given system never converges. So therefore it is a bounded input, bounded output, unstable system. So this is the procedure for checking the stability. तो आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है. इफ़ अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं. तो जो भी ऑनलाइन लेक्चर होगा उसमें इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. एंड बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो आज के लिए थैंक यू.